चलिए फिर आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज घटना सार का ये लास्ट वीडियो रहेगा डिस्कशन का। हालांकि स्पोर्ट वाला पार्ट रह जाएगा, लेकिन स्पोर्ट वाला पार्ट हम तब कवर करेंगे जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा। तो वहां पूरा एक साल का या पिछले 8 से 9 महीने की जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित न्यूज होंगी वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो डिस्कशन है वो आपका पुरस्कारों पर, प्राइजेस पर होने वाला है, जहां हम पहले नेशनल प्राइज देखेंगे फिर इंटरनेशनल प्राइज देखेंगे, जैसा कि इस घटनासार बुक में आपके मेंशन किया गया है। ठीक है, पीछे की देखिए 7 से 8 पार्ट में यह वीडियो सीरीज आ चुकी है। सारे पार्ट्स अगर आपने देख लिए होंगे, उसके बाद अब जाकर के आप घटनासार पढ़ोगे तो घटनासार की मैक्सिमम न्यूज क्या होंगी, आपकी उंगलियों पर होंगी। और 3 से 4 बार जब आपका रिवीजन हो जाएगा और एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर देखो, देखने के बाद फिर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा हाँ काफी घटनासार में जो ये तथ्य हैं काफी आसान हो चुके हैं। और अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो आज बताना जरूर भाई, अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक दो ताकि पता चले कि जो ये सीरीज जा रही है ये सीरीज आपके लिए लाभदायक हो रही है या हम ऐसे ही बनाते चले जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं, फिर प्राइजेस पर देखते हैं। पहला देखो, राष्ट्रीय जो पुरस्कार हैं, यानी कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनकी चर्चा की गई है, जो पिछले 6 महीने में जिनका वितरण किया गया है। उसमें सबसे पहले आपका दिया हुआ है सरस्वती सम्मान। तो देखो, जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे उन पर थोड़ा ठहर कर चर्चा कर लेंगे, और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, केवल उनका नाम जानना जरूरी है, किसे मिला इतना ही जानना जरूरी है, तो उसके बारे में इतना ही पढ़ते हुए आगे बढ़ जाना है। कहां कितना समय देना है उसके महत्व को देखते हुए ही हमें तय करना चाहिए, है ना। वैसे ही करेंगे हम। तो जैसे यहां पर सरस्वती सम्मान की बात हो रही है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये के बिरला कौन है पता है आपको ना, जीडी बिरला जी के पुत्र ही हैं के बिरला, और के बिरला के द्वारा ही के फाउंडेशन जो ये बनाया गया, इसके द्वारा ही पुरस्कार दिया जाता है सरस्वती सम्मान। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। जैसे पहला हमने देखा जो सरस्वती सम्मान है, इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है व्यास सम्मान, और तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है बिहारी सम्मान। ठीक है, ध्यान रखना और भी है लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? सरस्वती, व्यास और बिहारी। और बिहारी के बारे में यह बता दिया जाए, देखो बिहारी जो पुरस्कार है, नाम इसका बिहारी है, लेकिन यह राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है। यहां पर जो राजस्थानी ऑथर होते हैं उन्हें ही पुरस्कृत किया जाता है। इसके बारे में यह रोचक बात थी तो जरूरी था बताना। फिर और कौन से? सरस्वती और व्यास की चर्चा। सरस्वती पुरस्कार जो आपका आर्टिकल 8 है, आर्टिकल अनुसूची, सॉरी आर्टिकल बता रहा हूं, शेड्यूल 8 है। तो शेड्यूल 8 के अंतर्गत आप सभी को पता है 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। 22 भाषाएं आपकी ऑथराइज्ड हैं। तो इन 22 भाषाओं में सभी लेखक जो होते, महत्वपूर्ण जो लेखक होते हैं, उनको सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वहां से चयन किया जाता है। तो इस संदर्भ में इस बार का जो सरस्वती पुरस्कार दिया गया है वो प्रभा वर्मा को दिया गया है और मलयालम भाषा के लिए दिया गया है। क्या महत्वपूर्ण हो गया जानना? देखो, यह जो सरस्वती पुरस्कार है, यह जो 8वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में यहां पर राइटर को या साहित्यकार को ले लिया जाता है और उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो यह सरस्वती सम्मान है। अब बोले व्यास पुरस्कार जो है, यह केवल हिंदी भाषा के जो ऑथर होते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य जो है उसके लिए यहां पुरस्कृत किया जाता है। और जो बिहारी है, ये राजस्थानी ऑथर होता है, वो चाहे तो राजस्थानी में लिखे कोई भी साहित्य या फिर उसका साहित्य हिंदी में हो तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। एक शर्त है इसके लिए कि वह ऑथर कहां से होना चाहिए? राजस्थान से होना चाहिए। तीनों क्लियर हो गए होंगे। और यह न्यूज है आपकी सरस्वती सम्मान से संबंधित। तो इस बार जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वह प्रभा वर्मा को, और इनकी कृति का नाम है रौद्र सात्विकम, है ना। सरस्वती माता से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, है ना, सरस्वती माता प्रभु या प्रभा, ऐसे याद रखो आप। तो प्रभा वर्मा को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा डिटेल से ठहर कर इसीलिए बोला ना, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है देखो चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये इसके बारे में पता होना चाहिए कि चमेली देवी जो जैन पुरस्कार है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। देखो, जो चमेली देवी थी ना, ये जो आपका नेशनल मूवमेंट हुआ, यहां पर ये कई बार जेल भी गई, है ना, पत्रकारिता जर्नलिज्म करते हुए कई बार जेल गई, इसीलिए इनको श्रद्धांजलि देते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। जो बेहतर, वो भी महिलाएं, चमेली देवी महिला थी, तो जो वुमेन होती है आपकी जर्नलिस्ट, तो महिला पत्रकार को ही यहां पर पुरस्कृत किया जाता है इस चमेली देवी जैन पुरस्कार से। ये इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। और इस बार जो पुरस्कृत किया गया है, तो आपकी पहली है ग्रीष्मा कुठार और दूसरी है आपकी रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार देखिए पहली महिला हैं जिन्हें मणिपुर हिंसा में इन्होंने बढ़िया से कवर किया था, इस मणिपुर हिंसा को, इसलिए पुरस्कार दिया गया है। दूसरी है रितिका चोपड़ा, जो आपकी इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित है। इनके बारे में बेसिक सी जानकारी है, आपसे जो पूछा जाएगा सीधा पूछा जाएगा, चमेली देवी पुरस्कार से किन 2 महिलाओं को पुरस्कृत किया गया है? तो कौन 2 महिलाएं हैं भैया? ग्रीष्मा कुठार हैं और रितिका चोपड़ा हैं। चमेली देवी नहीं जानते होगे तो चमेली तो जानते होगे, हर कोई चमेली का फूल जानता होगा, है ना।
अब बस याद करने के लिए तरीका यह है कि चमेली का फूल जो है आपका ग्रीष्म ऋतु में खुलता है, ठीक है, याद रखोगे ऐसे, ग्रीष्म से ग्रीष्मा हो गया, ऋतु से ऋतिका हो गया, दोनों नाम याद आ जाएंगे आपको जैसे ही चमेली देवी पुरस्कार आएगा। तो दो तथ्य आपके क्लियर हुए। इसके बाद अगला है भैया न्यूज, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। यहां क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा, लता दीनानाथ है तो देखो लता मंगेशकर से संबंधित यह अवार्ड होगा। अब क्या है ये समझते हैं। देखो लता मंगेशकर जी की जो मृत्यु हुई वह 2022 में हुई, तो 2022 में लता मंगेशकर की जब मृत्यु होती है तो उसके बाद इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ। अब दीनानाथ जो है लता मंगेशकर के पिताजी का नाम होता है, तो इसीलिए इस पुरस्कार में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के नाम से ही जाना जाता है। इस बार का जो पुरस्कार दिया गया है बेहद रोचक तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। यह पुरस्कार मिला है इस बार अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आपने देखी होगी अग्निपथ, वहां पर ये नाम अपना क्या बताते हैं ना, दीनानाथ, विजय दीनानाथ चौहान, तो वहां से आपको याद आएगा दीनानाथ जो पुरस्कार इस बार का लता दीनानाथ पुरस्कार है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया। वहीं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जब 2022 में ये पुरस्कार शुरू किया जाता है तो पहली बार यहां पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, और दूसरा जो पुरस्कार है आशा भोसले को। दीनानाथ जी की पुत्री ही है, आशा भोसले भी हैं, तो दूसरी बार जो पुरस्कार दूसरी बार मौका मिला तो आशा भोसले को, और इस बार का यह तीसरा पुरस्कार था। यह किसे दिया गया है, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। तो करंट की न्यूज है अमिताभ बच्चन और दीनानाथ चौहान से याद रखना भैया अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार। देखो ये अंतरराष्ट्रीय जो संस्कृति पुरस्कार है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की टीचर हैं, आपकी प्रोफेसर है प्रोफेसर मीरा चरदा, इन्हें अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया है। अगली न्यूज पर चलते हैं तो आर्यभट्ट पुरस्कार देखते हैं भाई। आर्यभट्ट पुरस्कार से संबंधित आपको न्यूज है, और यह किसे दिया गया है, पावुलुरी सुब्बा को यह पुरस्कार दिया गया है। और आर्यभट्ट के बारे में बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि आर्यभट्ट जो है आपके भारतीय गणितज्ञ थे, और किस काल से संबंधित थे भैया, गुप्त काल से संबंधित रहे हैं यह। और आर्यभट्ट जो है भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं। खगोल शास्त्र को लेकर के इन्होंने ऐसी ऐसी अवधारणाएं दी, उदाहरण के तौर पर इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि हीलियोसेंट्रिक अवधारणा दी थी। अभी तक क्या है आपकी जियोसेंट्रिक अवधारणा चलती थी, यानी कि माना जाता था अभी तक जो खगोल शास्त्र में कि पृथ्वी जो है केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता था, तो ये एक अवधारणा बनाई हुई थी। तो इस अवधारणा को तोड़ा था सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा न को खत्म किया और हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दी हुई थी, यानी कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उपग्रह सारे ग्रह जो है परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें पृथ्वी भी हमारी परिक्रमा कर रही है भाई। और इसी संदर्भ में इनकी एक पुस्तक है आर्यभट्टी, ठीक है। ये सारी जानकारी होनी चाहिए, किस काल से संबंधित थे, ये गुप्त काल से संबंधित थे। और इन्हीं को ही श्रद्धांजलि देते हुए यह आर्यभट्ट पुरस्कार आर्क्यो जो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार इस बार मिला है पावुलुरी सुब्बा राव को। ठीक, आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज जो आपकी संबंधित है इकोनॉमिक टाइम्स से संबंधित है। इकोनॉमिक टाइम्स जो है इसके द्वारा कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है। देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो एक्सीलेंट कार्य करता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। अब बोले इस संदर्भ में बहुत सारे अवार्ड दिए गए, सब महत्वपूर्ण नहीं है, एक दो महत्वपूर्ण आप याद रख सकते हो, बाकी आप क्या है एक सरसरी निगाह से इन सारे अवार्ड्स को देख सकते हो। कौन सा महत्वपूर्ण है, ये आपका जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर को बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर से पुरस्कृत किया गया है। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द जो ईयर है यह पुरस्कार जयशंकर जी को मिला है, ध्यान रखना। अगला ही आपका जो पुरस्कार है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। अब बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर में अगर ऑप्शन में वहां पर जयशंकर दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर टिक करके आ जाओगे। याद रखना बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर दोनों में कंफ्यूज करेगा आपको अगर कभी भी क्वेश्चन बनाएगा यहां से। तो बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर जो है आपका CK वेंकट रमन को दिया गया है, और जो रिफॉर्मर ऑफ द ईयर रहे हैं वो जयशंकर रहे हैं। कुछ पुरस्कार और जैसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर तो रमेश जो जुनेजा और राजीव जुनेजा है ना, रमेश जुनेजा और राजीव जुनेजा जो मैनकाइंड फार्मा से संबंधित हैं। वहीं बिजनेस वुमेन आपका हिना नागराजन को, कंपनी ऑफ द ईयर भारतीय स्टेट बैंक चुनी गई है, इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ग्रीन एनर्जी को चुना गया है। ये कुछ देखिए आप यहां पर क्या है एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ने के बाद कभी बाई चांस यहां से क्वेश्चन बना दिया गया तो आप आंसर कर पाने की स्थिति में रहोगे। जो महत्वपूर्ण चीज थी वो शुरुआत में चर्चा आपसे कर दी गई। अगला जो न्यूज है भाई वो किस मानवतावादी पुरस्कार से संबंधित है, KISS किस, इसका मतलब है आपका कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसके द्वारा जो मानवतावादी पुरस्कार दिया जाता है, कहने का मतलब है कि व्यवसाय को केवल व्यवसाय की तरह न लेकर के यहाँ पर
ह्यूमैनिटेरियन एंगल भी दिखाई देता है जिस व्यक्ति के अंतर्गत, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर जो है आपको ह्यूमैनिटेरियन एंगल, मानवतावादी दृष्टिकोण भी दिखता है उद्योग के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ, तो उसे ही पुरस्कृत किया जाता है मानवतावादी पुरस्कार के साथ। तो अब बताइए, अगर आपसे कोई साधारण तरीके से पूछेगा कि भैया सबसे ज्यादा मानवतावादी उद्योगपति आपको कौन दिखता है, तो सबसे पहला नाम कौन आता है? सबसे पहला नाम आएगा आपके दिमाग में रतन टाटा जी का। तो रतन टाटा को ही इसलिए इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बढ़े अगली न्यूज पर। अगली न्यूज है देखो साहित्य अकादमी फेलोशिप से संबंधित। अब इस पर थोड़ा ठहर कर चर्चा करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण पुरस्कार है। साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, ये भारत के इतने महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं कि यहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है ना। और केवल सीधा सीधा करंट से नहीं, स्टैटिक से जोड़कर भी यहां प्रश्न बनाया जा सकता है आपसे। तो अच्छे से चर्चा कर लेते हैं इसकी। अब देखते हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। देखो भारत में जो साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, दिल्ली में देखिए इसका मुख्यालय है, और इसके द्वारा ही यह कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उसमें से एक प्रमुख है। लेकिन यहाँ जो साहित्य अकादमी फेलोशिप की बात हो रही है, तो एक पुरस्कार यहाँ पर साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दिया जाता है। कुछ कैटेगरी है, जैसे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, उसके अलावा साहित्य अकादमी फेलोशिप है, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार या बाल साहित्य पुरस्कार, सभी की देखो यहाँ पर चर्चा है और सभी को यहाँ डिस्कस कर लेंगे अभी। पहले यह जानते हैं यह अकादमी है, यह पुरस्कृत कितनी भाषाओं में करती है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में बनाया जा सकता है। तो जो आपकी अनुसूची 8 है, जैसे हमने पीछे समझा, अनुसूची 8 में आपकी 22 भाषाएं हैं। बोले ये 22 भाषाएं रहती हैं, इसके अलावा एक भाषा आपकी अंग्रेजी रहती है और एक भाषा आपकी राजस्थानी रहती है। ध्यान रखना, कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। कितनी? 22 आपकी जो अनुसूची 8वीं अनुसूची में आपकी हैं अधिकृत भाषाएं हैं वो, और इसके अलावा एक राजस्थानी, एक अंग्रेजी। साथ ही एक जानकारी और हो गई आपको कि भैया राजस्थानी जो है आपकी, वो आपकी अनुसूची 8 की 22 अधिकृत भाषाओं में शामिल नहीं है, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में राजस्थानी भाषा नहीं आती है, यहां से ये क्लियर हुआ। तो यहां 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करेंगे कि 24 भाषाओं के साथ यह सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसको दिया गया। देखो यहां ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण चीज क्या है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, यहां ध्यान करो, साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है, एक सेकंड, जो है ये पहला पुरस्कार किसको दिया गया है। यहां आपके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से जानना जरूरी है कि इस संदर्भ में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है ना। उसके बाद में महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान समय में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसे दिया गया है। अब बोले यार ये तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, क्या 24 महत्वपूर्ण है जानना? बोले नहीं, ट्रेंड समझो। यहां से जब पीवाईक्यू उठाओगे यूपीपीसीएस का आरओ को, तो ज्यादातर वहां जो प्रश्न बना है हिंदी भाषा में पूछा है उसने या इंग्लिश भाषा में, यानी कि अंग्रेजी भाषा में पूछा गया है कि किसको पुरस्कृत किया गया है। तो हम तैयार कर लेंगे कि पहला किसे पुरस्कार दिया गया है ना, पहला हिंदी और अंग्रेजी में किसे मिला, वर्तमान समय में हिंदी और अंग्रेजी में किसे मिला, फिर अपनी न्यूज पर आ जाएंगे कि साहित्य अकादमी जो फेलोशिप है वो किसको दिया गया। तो जानते हैं भाई, साहित्य अकादमी पहला जो हिंदी में दिया गया था वो माखन लाल चतुर्वेदी को। लिख लेना, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आपसे किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो माखन लाल चतुर्वेदी को पहला हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वही जो अंग्रेजी में दिया गया वो आर.के. नारायण को दिया गया है ना। आर.के. नारायण का कुछ नहीं आप जानते होंगे, तो इनको हालांकि जो रचना थी इनकी द गाइड के लिए, और इनकी आप आपने मालगुड़ी कहानियों का संग्रह एक देखा होगा, दूरदर्शन पर एक मालगुड़ी जो है नाम से वो धारावाहिक भी आता था, है ना। तो किसका था? इन्हीं आर.के. नारायण का था। और अंग्रेजी भाषा का अगर आपसे पूछा जाए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो इन्हीं आर.के. नारायण को मिला हुआ है। हिंदी का किसे मिला है? माखन लाल चतुर्वेदी को मिला है। फिर वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान समय में अभी हाल ही में साहित्य अकादमी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किसको दिया गया है। टोटल 24 भाषाओं में मिलता है। अब बोले हिंदी और अंग्रेजी में किसको दिया गया है, तो हिंदी में जो मिला हुआ है वो मिला है आपके संजीव को। ठीक, ध्यान रखना, नाम याद रखना, संजीव। और संजीव के नॉवेल का क्या नाम है? मुझे पहचानो। उपन्यास का क्या नाम है? मुझे पहचानो। और वही जो अगर पूछे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में आपको बताना है नीलम शरण गौर को मिला हुआ है। किसे? नीलम शरण गौर को। और इनका जो नॉवेल है रिक्यूम द रागा करके इनका नॉवेल है ना, रिक्यूम द रागा जानकी, ये इनके नॉवेल का नाम है। और हिंदी वाले नॉवेल का क्या नाम है? मुझे पहचानो। राइटर है संजीव। एक नाम याद रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रहेगा और सभी जानते होंगे, नीलम संजीव रेड्डी का नाम याद रखना। तो नीलम जो है इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य, और संजीव जो है हिंदी भाषा का इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस नाम से आपको दोनों नाम, चूंकि जो नाम जिस नाम से आप परिचित होते हो
वो नाम अगर आपको याद आया, कनेक्ट किया आपने किसी भी न्यूज से, तो आपको फिर वो न्यूज याद हो जाएगी। तो यहां से आप क्या है, अपने परिचित नाम से, जो निर्विरोध आपके राष्ट्रपति चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी, तो इनसे आप परिचित हैं पहले से। अब इनके नाम से हमें साहित्य अकादमी पुरस्कार पता चल गया कि इस बार किसे मिला है, हिंदी और अंग्रेजी का। ठीक है, अब आते हैं न्यूज पर। न्यूज है आपकी साहित्य अकादमी फेलोशिप से, कंफ्यूज मत होना। साहित्य अकादमी जो फेलोशिप है, एक तरीके से ये साहित्य अकादमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। तो यह फेलोशिप अवार्ड दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है, किसको मिला है भाई, रस्किन बॉन्ड को दिया गया है इस बार का साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड। अगला जो अवार्ड है वो भी साहित्य अकादमी से ही संबंधित है। यह है साहित्य अकादमी युवा साहित्य और बाल साहित्य पुरस्कार। तो देखो यार, जो युवा साहित्य पुरस्कार होता है, इसके लिए एक डेडलाइन होती है कि 35 साल के जो राइटर होते हैं, 35 साल के जो लेखक होते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, उनकी रचनाएं ही शामिल की जाती हैं। तो यहाँ जो अंग्रेजी और हिंदी दो ही भाषा का आपको याद रखना है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है, इसलिए मैगजीन में भी देखो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही कवर किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा का वैशाली को मिला हुआ है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, और हिंदी भाषा का आपका गौरव पांडे को मिला हुआ है। ठीक है, याद रखना ध्यान से आप, और इसको नोट डाउन कर लेना, इतना ही जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। फिर बाल साहित्य पुरस्कार, यानी कि बालकों के लिए जो साहित्य लिखा गया, उस संदर्भ में अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन गुप्ता को और हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित क्या महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी निकली? एक तो जानकारी कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 आपकी जो ऑथराइज्ड है, प्लस आपकी दो कौन कौन सी, राजस्थानी और अंग्रेजी। फिर उसके बाद जानकारी निकली कि पहली बार किसे दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए आर के नारायण को। फिर आता है वर्तमान में साहित्य अकादमी हिंदी और अंग्रेजी के लिए किसको किसको मिला है, तो समझ में आया, हिंदी के लिए संजीव को, अंग्रेजी के लिए नीलम को। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप, तो रस्किन बॉन्ड को, और फिर आगे बढ़ेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, तो आपका अंग्रेजी के लिए वैशाली को, हिंदी के लिए गौरव पांडे को। फिर बाल साहित्य में आपका अंग्रेजी के लिए नंदिनी सेन को और हिंदी के लिए देवेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से। इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, इसको कई बार पढ़ लेना, जितना बताया गया कई बार पढ़ना, और इसी से प्रश्न आपका जो भी आएगा, आपका करंट अफेयर से या स्टैटिक से रिलेटेड कैसे भी पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला पुरस्कार है ज्ञानपीठ। बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर लिटरेचर के दृष्टिकोण से देखा जाए, साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इस पुरस्कार में आपने देखा होगा क्या है, एक वागपति जी की, जो मतलब वागपति देवी जो सरस्वती माता होती हैं, ज्ञान की देवी होती हैं, इनकी मूर्ति दी जाती है और 11 लाख रुपए, साथ ही एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है ना, जिसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाता है। जैसे हमने साहित्य अकादमी देखा, तो वहां अथोराइज्ड जो आपकी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 22 भाषाएं, वो तो रहती ही हैं, साथ ही आपकी इंग्लिश भाषा भी रहती है, अंग्रेजी भी रहती है यहाँ पर। यहाँ राजस्थानी नहीं रहती, ध्यान रखना। ज्ञानपीठ पुरस्कार में राजस्थानी भाषा नहीं रहती है, यहाँ 22 भाषाएं आपकी ऑफिशियल वाली और एक भाषा आपकी अंग्रेजी। इन भाषाओं में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी न्यूज क्या महत्वपूर्ण है? दूसरी है कि सर्वप्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया, तो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जी शंकर कुरूप को यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, और पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं कि पहली महिला अगर पूछ ले तो यह भी महत्वपूर्ण है, तो आशा पूर्णा देवी, क्या नाम था इनका? आशा पूर्णा देवी, जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहली महिला थी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया था। दो नाम महत्वपूर्ण हो गए, जी शंकर कुरूप, आशा पूर्णा देवी। ये थोड़ा बैकग्राउंड भी यहां से समझ में आ गया, कितनी भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ, ये समझ में आ गया। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार समझ में आया, क्या क्या दिया जाता है, 11 लाख रुपया और सरस्वती माता की मूर्ति और साथ ही एक प्रशस्ति पत्र। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्लियर। अब आते हैं करंट की न्यूज पर। तो वर्तमान न्यूज ये है कि पूछेगा इस बार, तो इस बार बड़ा बढ़िया देखो आपको संगम दिखाई देगा उर्दू का और संस्कृत का, यानी कि एक व्यक्ति जो चुने गए हैं उर्दू से चुने गए हैं, दूसरे जो व्यक्ति चुने गए हैं संस्कृत से चुने गए हैं। उर्दू से जो चुने गए हैं वो है आपके गुलजार, और जो संस्कृत से चुने गए हैं वो है आपके रामभद्राचार्य। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरा क्लियर एकदम, जितने फैक्ट हो सकते थे यहां से महत्वपूर्ण वो सारे एक साथ क्लियर कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं भारत रत्न पर। अन्य एक अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार आता है भारत रत्न पुरस्कार, यानी कि भारत के जो रत्न हैं उसके रूप में किसे पुरस्कृत किया गया। देखो, जब इसकी शुरुआत होती है तो शुरुआती स्तर पर पहला भारत रत्न जो है 3R को दिया जाता है ना। अब ये 3R आपको बताना है। देखो, अब संक्षेप में सुन लो। एक तो देखो सर राधा कृष्णन हो गए, है ना, राधा कृष्णन आपके हो गए, रमन हो गए। चलो आपको बताना है 3R कौन है। तो पहली बार जो है भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन पहले क्या है, मरणोपरांत या भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया जाता था जब ये शुरुआत हुई थी। आगे 1955 में आकर के यह बोला गया अब ये मरणोपरांत भी दिया जाएगा। यहां विवाद भी हुआ आगे
सुभाष चंद्र बोस को लेकर के। जब सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत यह भारत रत्न दिया जाता है तो बहुत विवाद किया गया, तो उसके बाद फिर ये वापस ले लिया गया। ठीक है, तो अब देखो, इसलिए इसको विवाद भी हुआ, लेकिन फिर यह आगे मान्यता प्राप्त हो गई कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जा सकता है। और वो अगर आपको समझना है तो इस बार 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 5 विभूतियां कौन कौन सी हैं? 5 विभूतियों में पहली आपके देखिए हैं जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार से आते हैं। जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर हैं लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह आपके पीवी नरसिम्हा राव, और कृषि वैज्ञानिक जो रहे भारत के, हरित क्रांति के जनक कौन? एमएस स्वामीनाथन। तो ये जो 5 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखो, इसमें से 4 आपके मरणोपरांत ही हैं, एक है जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी जो अभी जीवित हैं। ठीक है, चारों आपके क्या है? ये कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, ये चारों के चारों मरणोपरांत हैं। इसीलिए मरणोपरांत वाली जो चर्चा है आपसे कर दी, और एक केवल है लाल कृष्ण आडवाणी, वो भी जीवित हैं। तो 5 विभूतियों को आपका इस बार भारत रत्न दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो पद्म पुरस्कार पर आते हैं, जो हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। अब अगर आपसे पूछे कोई हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है, मतलब नागरिक जो होता है, मतलब सैन्य असैन्य जो सेना से संबंधित नहीं होता है, तो हाईएस्ट जो सिविल अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। और सेकंड हाईएस्ट, तो सेकंड हाईएस्ट में पद्म के अंतर्गत ही जो पद्म विभूषण है, 3 तरीके के अवार्ड कैटेगराइज किए जाते हैं, पद्म विभूषण, और दूसरा आपका पद्म है ना, दूसरा आपका पद्म भूषण, तीसरा आपका पद्म श्री। तो 3 हैं आपके, जिन्हें तीनों को मिलाकर ही पद्म पुरस्कार बोला जाता है। और दूसरा हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न के बाद में, वो कौन सा होता है? पद्म विभूषण होता है। यहां देखो अभी चर्चा की जाएगी इसी पद्म जो पुरस्कार की, तो इसमें इस बार 132 लोग हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, और 132 में से 5 जो हैं पद्म विभूषण हैं, और मिलेगा 5 व्यक्तियों को, और 17 लोगों को पद्म भूषण मिलेगा। वहीं 110 जो हैं जिन्हें पद्म श्री मिलेगा। अब यार 110 लोगों का पद्म श्री तो याद रखना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, साथ ही 17 लोगों का पद्म भूषण भी नहीं याद रख पाओगे, है ना, इतनी तेज मेमोरी तो है नहीं, और याद भी रख लोगे तो फिर उसी को याद करते रह जाओगे। तो हमारे लिए थोड़ा सा होता है ये जानो कि कहां पर आपसे प्रश्न बनेगा, गुंजाइश कहां रहेगी। तो गुंजाइश रहेगी इस पद्म भूषण पर, जो सेकंड हाईएस्ट आपका जो समझिएगा। हाँ, एक चीज और रह गई, जो पद्म भारत रत्न है ना, भारत रत्न का अगर रैंकिंग के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो 7वां जो है रैंक प्राप्त करता है ना, जब प्रेसिडेंट्स के आधार पर देखोगे, जैसे जो प्रेसिडेंट है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, इस आधार पर जब कैटेगराइज करोगे तो 7वीं रैंक पर आता है, जहां पर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, इनके समतुल्य ही आपका 7वीं रैंक का दर्जा दिया जाता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीज भी महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, और 7वां रैंक आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर क्लियर है, जानते हो 7, तो आपको कमेंट बॉक्स में उन 7 का क्रम बताना है ना, देखते हैं बताते हो कि नहीं भाई। अब आगे बढ़ते हैं तो पद्म पुरस्कार पर, तो पद्म विभूषण 5 लोगों को, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री। तो हमारे लिए थोड़ा सा अगर लॉजिकल होकर सोचोगे तो क्या पढ़ना जरूरी है? पढ़ना जरूरी है आपके लिए पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण देखो आपका एम वेंकटा नायडू को आपका पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें से भारत का आपको मैप बनाना है तो 4 जो व्यक्ति हैं, 2 आपके आंध्र प्रदेश से हैं और 2 आपके तमिलनाडु से हैं। 2 आंध्र प्रदेश से व्यक्ति हैं, 2 तमिलनाडु से हैं, 1 व्यक्ति हैं जो बिहार से आते हैं। तो ऐसे भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। और आंध्र प्रदेश से जो 2 व्यक्ति हैं, एक वेंकैया नायडू हैं और दूसरे आपके कौन हैं? चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी तो जानते ही होंगे, है ना, कलाकार हैं जो आपके एक्टर हैं। तो चिरंजीवी को और वेंकैया नायडू को आंध्र प्रदेश से चुना गया है पद्म विभूषण के लिए। फिर जो तमिलनाडु से आते हैं, एक तो वैजंती माला आती हैं आपकी, ये एक्ट्रेस हैं आपकी वैजंती माला, और दूसरी आपकी पद्मा सुब्रमण्यम, ये भारतनाट्यम नर्तक हैं जो तमिलनाडु से आती हैं, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम और वैजंती माला। इन दोनों को आपका ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करती हैं, और जो आपके आंध्र प्रदेश से हैं वेंकैया नायडू और चिरंजीवी हैं। ये 4 हो गए जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। एक व्यक्ति और हैं बिंदेश्वरी पाठक। बिंदेश्वरी पाठक, आप कुछ नहीं तो सुलभ के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, है ना, जो आपका खुले में शौच से के विरुद्ध में ही अभियान चलाए थे जिसने, है ना, तो वो सुलभ शौचालय उसके ही जो मुखिया हैं वो हैं आपके बिंदेश्वरी पाठक, सोशल वर्कर हैं। इन्हें भी आपका पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो 5 लोग जो चुने गए, वेंकैया नायडू चिरंजीवी आंध्र प्रदेश से और बिंदेश्वरी आपके बिहार से, बाकी जो वैजंती माला और सुब्रमण्यम है, जो पद्मा सुब्रमण्यम है, ये तमिलनाडु से हैं। जो 5 व्यक्ति हैं जो पद्म विभूषण के लिए जिनका चयन हुआ है, जब पुरस्कृत किया गया है, ये क्लियर हुआ होगा।
फिर पद्म भूषण और पद्मश्री, एक बार लिस्ट अगर मिल जाए आपको तो लिस्ट एक बार सरसरी निगाहों से अपने सामने से निकाल लेना है ना, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे। जैसे अब पद्म भूषण में जब आप जाओगे तो वहां आपको मिथुन चक्रवर्ती दिखाई देंगे, अगर बाई चांस पूछ लिया है, कुछ बहुत पॉपुलर नाम होते हैं तो वो पूछ लिए जाते हैं, एक बार देख लेना। या उत्तर प्रदेश से जो संबंधित नाम हो, जैसे यूपी पीसीएस दोगे ना तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी व्यक्ति हो उनके बारे में आप एक बार देख लेना। वही पद्मश्री देखिए यहाँ पर पूरा हमने देख लिया। यहाँ पर अब आते हैं फिल्म फेयर पुरस्कार पर। देखो ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार है यह गांधी नगर जो गुजरात में है इसका आयोजन किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन इसको आप याद रख सकते हो, काफी आसान है। कैसे, जो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस है ये पति पत्नी ही रहे हैं, है ना, इनके घर पे ये अवार्ड गया किसे, रणवीर कपूर को और आलिया भट्ट को। रणवीर कपूर को एनिमल फिल्म के लिए और आलिया भट्ट को रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। तो ये दो बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए अब, है ना, क्योंकि शादी कर ली है दोनों ने। फिर आते हैं बेस्ट मूवी और बेस्ट डायरेक्टर, ये भी बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इस बार जो फिल्म फेयर में 12th फेल मूवी है ना, और ये यूपीएससी एस्पिरेंट के जीवन से संबंधित है तो बिल्कुल कठिन नहीं है आपके लिए याद रखना। और इसी के डायरेक्टर रहे विधु विनोद चोपड़ा। तो जो मूवी गई है बेस्ट फिल्म फेयर में वो गई है 12th फेल, और जो डायरेक्टर गए हैं इसी के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। इतना याद करना, बहुत ज्यादा फिर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर अगली न्यूज है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से संबंधित। देखो यार, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये किसे पुरस्कृत किया गया है, तो संस्थागत श्रेणी में जो आपका इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी है इसमें आपका 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश का है ना, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, इसको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। अब ये 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है क्या, देखो ये अपने आप में एक अस्थायी अस्पताल होता है। जैसे किसी क्षेत्र में आपदा वगैरह आती है, आपदा प्रबंधन के लिए यूज होता होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं तुर्की में, जैसे इसका योगदान रहा, तुर्की में अभी भूकंप आया था तो वहां पर ये जो है आपका 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल की टीम भेजी जाती है और वहां आपदा में लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं इसके द्वारा। तो बेहतर कार्य किया, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित इसको किया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब होती है, बोले 23 जनवरी को होती है। इसी दिन आपका 2021 से हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं, ठीक है, याद रखना, हम पराक्रम दिवस मना रहे हैं इसी दिन, सुभाष चंद्र बोस की जयंती वाले दिन। और इन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया, क्लियर। तो हमने नेशनल अवार्ड्स जितने महत्वपूर्ण थे, आप पलट कर देखना, आप पीछे सारे याद हो गए होंगे एकदम। काफी आसान बनाकर कोशिश की गई है और यह बताने की कोशिश की गई है क्या जरूरी है आपके लिए एग्जाम में याद रखना। क्योंकि सब कुछ आप पढ़ लोगे, है ना, कचड़ा भी अगर अपने दिमाग में रखोगे तो जो महत्वपूर्ण होगा वो निकल जाएगा। कोशिश की जाती है यहाँ पर पढ़ा जाए पहले, उसके बाद समझा जाए, और आप भी पहले रीडिंग किया करो कई बार। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ने से ही आपको चीजें हो जाएंगी तैयार, उसके लिए आपको खुद रीडिंग करनी पड़ेगी। और रीडिंग जब करोगे फिर यहाँ पर चीजें लेक्चर सुनोगे तो आपको और फिर मजा आएगा, है ना। फिर यहाँ से आप जो है सेलेक्ट भी कर सकोगे। जो पहले एकदम शुरुआती स्तर पर तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या जरूरी है ना, क्या ट्रेंड है, क्वेश्चन कैसे किस तरीके से आते हैं वो समझना, वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिसिस करोगे, ठीक। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यूज में। तो अंतरराष्ट्रीय न्यूज में जो पहला पुरस्कार है वो है पेन पिंटर पुरस्कार। प्रिंटर नहीं है, सही कर लेना इसको, पेन पिंटर है, क्योंकि पेन पिंटर जो है इन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह जो पेन पिंटर पुरस्कार दिया जाता है। और किसे दिया गया है, भारतीय लेखक हैं आपकी अरुंधति राय। अरुंधति राय अभी बहुत चर्चा में रही, और कुछ नहीं तो इनको बुकर प्राइज भी मिला हुआ है एक बार। और बुकर प्राइज इनकी बुक कौन सी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, क्या नाम है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनके नॉवेल का नाम है। और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी दिया गया था। तो बहुत चर्चा में रही थी अरुंधति राय। अभी क्यों चर्चा में, अभी बहुत विवादित रही हैं। जब कश्मीर घटना होती है ना, जब कश्मीर घटना को लेकर के यहाँ पर इनका विवादित बयान आता है, जिसके कारण इनके ऊपर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत जो ये कानून है इसके अंतर्गत ही इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और यहाँ डिबेट हुई है अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर के, ठीक है, और असहमति को लेकर के, ठीक है, ये डिबेट चल रही है। इसमें अरुंधति राय का नाम बहुत चर्चा में आया और यही इनको पुरस्कृत किया गया पेन पिंटर पुरस्कार से। साथ ही अरुंधति राय की पुस्तक का नाम याद रखना, जो नॉवेल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, चूंकि इस पुस्तक के लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला हुआ था। और अगली जो न्यूज है वो बुकर प्राइज से संबंधित है, इसे मान बुकर प्राइज भी कहते हैं। अभी इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड के रूप में जाना जाता है। अब यह अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ना संस्था है, इसके द्वारा ही दिया जाता है। बोले अब ये यूनाइटेड किंगडम में दिया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है इंग्लिश भाषा में दिया जाएगा, या फिर कोई नॉवेल है किसी भाषा में, मूल भाषा में लिखा गया है, लेकिन यदि वह अंग्रेजी में अनुवादित है, ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश में ट्रांसलेटेड है
तो उसको चयनित कर लिया जाएगा मान बुकर पुरस्कार या अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए, या वो मूलतः अंग्रेजी में ही लिखा गया है तब भी उसे चयनित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया है वह नॉवेल है आपका जर्मनी एपेनबर्ग के द्वारा लिखा गया कैरोस। नॉवेल का नाम क्या है पहले समझ लो, कैरोस जो है नॉवेल का नाम है, और यह नॉवेल किसके द्वारा लिखा गया है, जर्मनी लेखक हैं, क्या लेखिका हैं, क्या नाम है इनका, जेनी एरपेनबेक, क्या नाम है, जेनी एरपेनबेक, और इसका अनुवाद किया है माइकल हॉफमैन ने। माइकल हॉफमैन ने इसका अनुवाद किया है। तो अब याद रखना बहुत आसान है, देखो कैसे याद होता है। बुकर पुरस्कार जो दिया गया, बुकर पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड दिए गए, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिएगा दिए ही गए 50,000 पाउंड दिए गए, और बोला गया कि भैया एरपेनबेक और हाफमैन आप दोनों क्या करिए, इसको हाफ हाफ बांट लीजिए, हाफ हाफ बांट लीजिए। यहां से आपको हाफमैन याद हुआ, हाफमैन ने इसको अनुवाद किया है जर्मनी से, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तभी तो ये उसके लिए क्या करेगा भैया, जो योग्यताएं होनी चाहिए मान बुकर पुरस्कार पाने के लिए तभी उसके योग्य हो पाएगा। तो हाफमैन के द्वारा इसको अनुवादित किया गया, किसको, कैरोस नॉवेल को। अब कैरोस नॉवेल के लिए हाफमैन और एरपेनबेक को जो पुरस्कार दिया गया, 60,000 पाउंड दिया गया, उसको बोला गया हाफ हाफ बांट लीजिए, 50,000 पाउंड बोला गया हाफ हाफ बांट लीजिए। तो हाफमैन और एरपेनबेक दोनों नाम याद हो गए, दोनों ने हाफ, एरपेनबेक और हाफमैन ने हाफ हाफ बांट लिया। ठीक है, क्या, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को। आगे बढ़ेंगे, और ये देखो वही सब दिया हुआ है जो भी समझाया। उसके बाद वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अब वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो मिला है, ये महिला समाचार टीम बिलन को मिला हुआ है। ठीक है, और बिलन कौन है, बिलन देखिए जो सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है। सोमालिया जैसी जगह पर वो भी महिला समाचार टीम होना, तो ये बड़ी बात है, गर्व की बात है, तो इसलिए महत्वपूर्ण न्यूज है ये। तो वर्ल्ड जो मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड है, अब देखो यार प्रेस फ्रीडम की बात ध्यान से सुनो, इसको याद रखने का तरीका कैसे है, कुछ मजेदार तरीके बनाते चलो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं फैक्ट। अब प्रेस फ्रीडम की जो भी आज के समय बात कर, देखो प्रेस में क्या है, हर किसी ने माल लिया हुआ है आजकल, लिया है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, हर किसी ने माल लिया हुआ है आजकल, प्रेस बिकी हुई है कि नहीं, सभी आजकल चर्चा करते हैं इसकी। तो प्रेस में हर किसी ने माल लिया हुआ है, और जो प्रेस फ्रीडम की बात करेगा वो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, विलन हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, विलन। तो विलन से याद आया आपको कि विलन को ही इस बार जो समाचार टीम है विलन, इसे ही प्रेस फ्रीडम के लिए पुरस्कृत किया गया है। और मालिया से आपको याद आया कहां की टीम है, ये सोमालिया की। मालिया से आपको सोमालिया कंट्री, और विलन से आपको विलन नाम याद आ गया। ये सब कहानी जो बताई जा रही थी, ये इसलिए बताई जा रही थी ताकि जो अवार्ड दिया गया है और देश दोनों याद हो जाएं। फिर है अगला राधिका मेनन। राधिका मेनन नहीं है, यहां सही कर लेना बुक में, राधिका शेन है इनका नाम। क्या नाम है, राधिका शेन। राधिका शेन देखिए क्या है, इन्हें जो यूएन पीस कीपिंग मिशन होता है, यूएन पीस कीपिंग मिशन पहले समझाया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बहुत सारे देश जहां पर अस्थिरता फैली हुई है, कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है या कोड या गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो वहां लोगों के द्वारा जो सशस्त्र विद्रोह किया जाता है, इसे रोकने के लिए, वहां लोगों को समझाने के लिए, नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पीस कीपिंग मिशन भेजे जाते हैं। उस पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत होता क्या है, बहुत सारे देशों से जो आपके सैनिक होते हैं, है ना, या सेना निवृत्त सैनिक होते हैं, वो इसमें भाग लेते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो आपका कांगो में सशस्त्र विद्रोह होता है, यहां पर जो सेना भेजा जाता है या जो मिलिट्री भेजी जाती है, उसके बटालियन या प्लाटून भेजा जाता है, तो उसके अंतर्गत ही राधिका शेन को भेजा जाता है। और राधिका शेन ने यहाँ पर बेहतर कार्य किया, लैंगिक समानता को लेकर के या उनकी शिक्षा को लेकर के, है ना, उनकी सुरक्षा को लेकर के काफी बेहतर कार्य किया। तो उसके चलते ही इन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। किसको, राधिका सेन को। यहां देखो राधिका मेनन लिखा हुआ है, याद रखना राधिका मेनन जो है ना, ये आपकी फर्स्ट फीमेल कैप्टन है इंडियन मर्चेंट नेवी की। ठीक, दोनों नाम देखो आपसे पूछे जा सकते हैं। राधिका मेनन जो है ये आपकी फर्स्ट फीमेल जो आपकी कैप्टन बनी है इंडियन मर्चेंट नेवी में, पहली महिला कप्तान बनी है। तो इसलिए राधिका मेनन वहां अगर ऑप्शन में हो, सही मत करना, क्या है आंसर, क्या होगा इसका, राधिका सेन होगा, जिन्हें मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है समझ में आया। और दूसरी चीज, एक और आपसे स्टेटमेंट बना करके एक दे देगा कि ये क्या पहली महिला है ऐसा अवार्ड पाने वाली, तो बताना है भैया ये दूसरी महिला है। इसके पहले एक भारतीय और हैं जिनका नाम है मेजर सुमन गवानी। क्या नाम है इनका, मेजर सुमन गवानी। जब अफ्रीका में आप दक्षिणी सूडान जाओगे तो दक्षिणी सूडान में इसके पहले एक मिशन भेजा गया था संयुक्त राष्ट्र का, वहां पर मेजर सुमन गवानी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया था, जिसके बाद इन्हें यह एडवोकेट जो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है, जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, इस अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो पहली भारतीय सुमन गवानी है, दूसरी जो भारतीय बनी है ये राधिका शेन है। क्या नाम है इनका, राधिका शेन। ठीक, ये पूरी कहानी इसीलिए समझाई गई ताकि राधिका शेन और मेनन में कंफ्यूज मत होना। अगला नाम है अवंतिका वंदनापू। अवंतिका वंदनापू के बारे में इतना जान लो खाली, इन्हें साउथ एशियन पर्सन ऑफ द जो ईयर है इससे पुरस्कृत किया गया है। ठीक है,
अब पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार और प्रित्जर पुरस्कार दो नाम एक जैसे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज कर सकता है। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनने की संभावना है किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए क्षेत्र में। पुलित्जर का संबंध किस क्षेत्र से है, प्रित्जर का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पुलित्जर जो है आपका पत्रकारिता से है, एक जगह पर दोनों को लिख लेना। जब एक जगह पर दोनों को लिखोगे और बार बार जब पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, है ना। जब अलग अलग पढ़ोगे तो हो सकता है दोनों कनेक्ट ना कर पाओ, दोनों कनेक्ट करके पढ़ना। पुलित्जर आपका पत्रकारिता से है, और अभी आगे हम प्रित्जर पढ़ेंगे। प्रित्जर आपका वास्तुकला से है, वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर से है, आर्किटेक्ट से संबंधित है, और आर्किटेक्ट का नोबल तक बोला जाता है। इस बार जापानी व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, यामामोटो, ठीक है। अभी आगे पढ़ेंगे इसको हम, लेकिन यहाँ पुलित्जर जो आपका ये पुलित्जर है, इसके साथ प्रित्जर पुरस्कार को एक साथ पढ़ लो। नाम एक जैसे हैं, राइम एक जैसे करते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ कोलंबिया जो यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा ही पत्रकारिता, साहित्य, इन सब क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। और देखो अलग अलग कैटेगरी में, जन सेवा में, ब्रेकिंग न्यूज में दिया गया है, तो सभी में आप याद नहीं रख सकते हो किस क्षेत्र से संबंधित है, इतना याद कर लो बहुत है। फिर है देखो गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड। अब ये जो गोल्डमैन एनवायरमेंट है, तो यहाँ समझ में आ रहा होगा, एनवायरमेंट है तो भैया एनवायरमेंट के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता होगा, है ना, बोला जाएगा, सीधी सी बात है। पर्यावरण के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, जिसे ग्रीन नोबेल भी बोल देते हैं। अब ये ग्रीन नोबेल इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार है, तो किसको दिया गया ये जानना जरूरी है, और फिर क्यों दिया गया यह भी थोड़ा समझ लो। देखो होता क्या है, छत्तीसगढ़, भारत में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, अब ये अंतरराष्ट्रीय कोई अगर इंटरनेशनल पुरस्कार है और कोई भारतीय को अगर मिल रहा है, ध्यान से समझना, कोई अगर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है और किसी भारतीय को मिल रहा है, तो वो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो ग्रीन नोबेल पुरस्कार है, जो गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड है, ये एक भारतीय को मिला है। क्यों मिला है, यहां समझते हैं उसकी कहानी। जो भारत है, भारत में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्यक, है ना, अरण्य मतलब होता है जंगल, तो हसदेव जो जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी वर्ग रहते हैं, या जंगल के आसपास निवास करने वाले समूह रहते हैं, जिनका जीवन यापन, आजीविका यहीं पर टिकी हुई है। बोले यहाँ सरकार के द्वारा कोल माइनिंग को लेकर के ये निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में कोल माइनिंग होगी तो इन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये जंगल पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अभियान चलाया गया। वो अभियान यानी कि इस मुद्दे पर आलोक डालने वाले, आलोक का मतलब क्या होता है, प्रकाश, तो इस मुद्दे पर आलोक डालने वाले व्यक्ति थे आलोक शुक्ला। याद करने का तरीका है, तो ये कहानी सुनाई जा रही है तो आपको क्या है, ये याद नाम हो जाएगा एकदम। इस मुद्दे पर आलोक डालने वाले व्यक्ति थे आलोक शुक्ला, जिन्होंने इन हसदेव जो अरण्य है, ये जंगल है, इन जंगलों को बचाने के लिए अभियान किया और यहाँ पर बचा भी सके, है ना। इनके प्रयासों से ये जंगल, हसदेव जो अरण्य है, ये बच सके, छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बोले यही इसीलिए इन्हें पुरस्कृत किया गया गोल्डमैन एनवायरमेंट अवार्ड से, ठीक है, क्लियर। तो ये किसको दिया गया है, आलोक शुक्ला को दिया गया है। क्यों दिया गया है यह क्लियर। अगला है व्हिटली गोल्ड अवार्ड। देखो व्हिटली जो गोल्ड अवार्ड है, यह डॉक्टर पूर्णिमा को मिला हुआ है। और क्यों मिला है पूर्णिमा को, तो पूर्णिमा के द्वारा जो हरगिला है, हरगिला लुप्त प्राय, देखो हरगिला जो है आपका, इस नाम से जाने जाने वाले लुप्त प्राय ग्रेटर एडजुटेट स्टार्क, ठीक है, एडजुटेंट स्टार्क जो बर्ड है, और उसके आर्द्र भूमि निवास के संरक्षण के लिए इन्होंने प्रयास किया है। ये एक तरीके से सारस का एक वर्ग होता है, सारस की ही प्रजाति होती है हरगिला। असम का एक स्थानीय नाम है इसका, हरगिला जिसे बोलते हैं। हर गिला आप समझ रहे होगे, हर गीला जैसे जो कहीं भी आर्द्र भूमि होती है, गीला आर्द्र, आर्द्र भूमि जैसे होती है, जहां पर मान लो धान वगैरह की जब भी आप खेती करते हो तो सारस वगैरह आते हैं कि नहीं खेतों में, वैसे ही यह असम के क्षेत्रों में जैसे ही आर्द्र भूमियां होती हैं, वहां पर यह जो पक्षी है यह दिखाई देता है हरगिला। लेकिन यह लुप्त प्राय हो रहा था, है ना, बहुत तेजी से लुप्त हो रहा था। इस संदर्भ में इसे बचाने के लिए जो प्रयास किया गया, वो प्रयास किया गया डॉक्टर पूर्णिमा के द्वारा। डॉक्टर पूर्णिमा को इसीलिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। और याद करने का बढ़िया तरीका बताता हूं, पूर्णिमा को आप बोलो पूर्णिमा, ठीक है, क्या बोलोगे, पूड़ी माँ बोलोगे। और पूड़ी माँ आपकी किससे बनाती हैं, बोले व्हीट से बनाती हैं। व्हीट क्या होता है, व्हीट मतलब गेहूं होता है, तो बोले व्हीट से जो है पूड़ी, पूड़ी भैया माँ किससे बनाती हैं, बोले व्हीट से बनाती है ना, गेहूं से बनाती है, गेहूं के आटे से बनाती हैं। तो व्हीट से आपको याद आया व्हिटली अवार्ड, और पूर्णिमा से आपको पूर्णिमा याद आ गया, ठीक, एक सेकेंड। तो यहां पर आपको याद हो गया नाम, साथ ही याद हो गया व्हिटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं। तो अगली न्यूज शबाना आजमी से है। अब शबाना आजमी को क्या है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड दिया गया है। बहुत आसान है, ये नाम सभी आप चर्चित होंगे इन एक्ट्रेस से, तो बिल्कुल याद कराने की जरूरत तो है नहीं इसमें, बिल्कुल ऐसे ही कर ले जाओगे आप। और फिर आते हैं जो आपका गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार है। अब प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की बात हुई है, वो भी गुइलेर्मो कैनो, पूरा नाम है इसका गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। तो यह जो पुरस्कार दिया गया है फिलिस्तीन पत्रकारों को दिया गया है। आपको सभी को पता होगा इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो विवाद छिड़ा हुआ है, अब फिलिस्तीन में कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए क्या किया, यहाँ पर पत्र जो कवर किया है सारी घटनाओं को, तो इसके चलते ही यह विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो पुरस्कार है, इससे पुरस्कृत किया गया है इन फिलिस्तीनी पुरस्कार जो पत्रकार हैं इन्हें।
और ये कब दिया गया है पत्रकार, यह जो पुरस्कार है कब दिया गया है, तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वाले दिन दिया गया है, यानी कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस है इस दिन दिया गया है, वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। यहाँ आपके लिए एक जानकारी ये होनी चाहिए जरूरी, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है कब मनाया जाता है, 3 मई को यह मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आप क्विज ज्वाइन कर रहे होगे, क्विज कर रहे होगे, तो आज वाली क्विज में इसकी चर्चा भी की गई है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है। अगला पुरस्कार है गणित के क्षेत्र का एबल पुरस्कार। देखो यार ये एबल पुरस्कार जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि गणित का नोबल, अब जो यार ग्रीन नोबल बोला जाता है, गणित के क्षेत्र का नोबल बोला जाता है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र का नोबल बोला जाता है, ये सारे पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कारों को आपको कम से कम नाम पता होना चाहिए और किस देश से संबंधित व्यक्ति है, यह भी कभी कभी पीसीएस में पूछ लेता है। तो अब गणित के क्षेत्र का जो नोबल बोला जाता है वह है एबल पुरस्कार। अब एबल पुरस्कार जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, प्रोफेसर मिशेल तालाग्रांड को दिया गया है, और किस देश से आते हैं, फ्रांस से आते हैं। ये तो हो गई जानकारी। अब इसको याद रखने का बढ़िया तरीका है, देखो मजेदार तरीका होता है, ठीक है, ये अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो रटोगे तो है ही बार बार पढ़ के। तो एबल जो है आपका, देखो एबेल, एबल नहीं पढ़ना है इसको, एबेल पढ़ना है। एबेल जो है आपका फंस गया, कैसे फंस गया, जब हमने ताला लगा दिया, ठीक है। एबेल जो है फंस गया आपका, कैसे फंसा, फंस कब सकता है, जब आप ताला लगा दोगे। तो एबल से आपको याद आया भैया गणित से संबंधित है, ये तो हमें पता ही है। अब एबल जो है पुरस्कार किसे मिला है भैया, ताला ग्रैंड को मिला है। ताला से आपने ताला ग्रैंड याद किया कि ताला ग्रैंड को यह पुरस्कार मिला है, और यह गणतज्ञ फंस गया से फ्रांस, किस देश से हैं, फ्रांस से हैं, ठीक। तो एबल फ्रांस से हैं और ताला ग्रैंड को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तीनों याद हो गई चीजें। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है, और आपका फ्रांस से देखिए ये व्यक्ति आते हैं जिन्हें, जो गणितज्ञ हैं किस देश से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, और इनका नाम क्या है, तालाग्रांड, मिशेल तालाग्रांड। तो ताला हमने कीवर्ड, एक एक कीवर्ड पकड़ करके हमने अपना एक ट्रिक बना लिया, ऐसे कोई निमोनिक बना लिया ताकि आपको एग्जाम में याद रहे। फिर अगला है शॉ पुरस्कार। शॉ पुरस्कार जो है श्रीनिवास आल कुलकर्णी को मिला हुआ है। प्रिज्जत पुरस्कार, ये देखो पुलित्जर और प्रिज्जर दोनों की चर्चा पीछे ही कर दी थी। अब वो पत्रकारिता से था, ये आपका वास्तुकला से था, क्योंकि ये वास्तुकला का नोबल बोला जाता है। और यहाँ पर इस बार जर्मनी के ही जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नाम क्या है, यामामोटा, ठीक है, यामामोटो नाम है इनका, रिकेन यामामोटो। ध्यान रखना बहुत आसान नाम है, और नाम से ही क्लियर हो रहा होगा ये जापानी नाम है, ठीक है। कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार। देखो कैम्ब्रिज समर्पित जो शिक्षक पुरस्कार है, इसको समझ लो आप, यहाँ 9 कैटेगरी में, 9 अलग अलग क्षेत्रों में कैटेगराइज करके दिया गया है। अब 9 क्षेत्रों के आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है जानना, मैगजीन में भी 9 क्षेत्रों को कवर नहीं किया गया है, तो मैगजीन में लिखने वाले को भी पता है कि क्या जरूरी है इस न्यूज से, तो इसलिए उसने देखो लिखा भी है। इसलिए घटनासार का जो कंटेंट है बेहद महत्वपूर्ण होता है, वही न्यूज कवर की जाती है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूरी होती है थोड़ा। तो देखो यहाँ पर 9 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया, लेकिन 9 क्षेत्रों में ना लिख करके आपको जानना है जो व्यक्ति भारतीय मूल से संबंधित हो या भारत से संबंधित हो। जैसे जब यहाँ पर पूर्वी, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया, तो भारतीय मूल की शिक्षिका थी जीना जस्टिस। क्या नाम था इनका, जीना जस्टिस। तो इन्हें चुना गया या इन्हें नामित किया गया, नॉमिनेट किया गया। अब ये 9 क्षेत्रों से व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता है, फिर 9 को मिलाकर के इसमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, समर्पित शिक्षक पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो नॉमिनेट किया गया है वो किस क्षेत्र से, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए नॉमिनेट किया गया है जीना जस्टिस को। और वहीं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, जो साउथ एशिया का क्षेत्र है, यहाँ से भारत की मीणा मिश्रा को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, जो मुंबई महाराष्ट्र से आती हैं। तो 2 चीजें आपको जानने को मिली कि 9 क्षेत्रों में से एक भारतीय मूल की महिला है जिनका नाम है आपका जीना जस्टिस। दूसरा जो भारत की हैं मीणा मिश्रा, इन्हें दक्षिण एशिया के क्षेत्र से इन्हें नॉमिनेट किया गया है। अब इन 9 क्षेत्रीय विजेताओं की घोषणा बाद में की जाएगी, है ना, एक इनमें से किसी एक को चुना जाएगा, समग्र विजेता के रूप में यहाँ घोषित किया जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल से। देखो कांस जो फिल्म फेस्टिवल है बहुत चर्चा में रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ, बोले फ्रांस में हुआ। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल की चर्चा इतनी ज्यादा हुई क्योंकि यहाँ पर कुछ भारतीय थे, भारतीयों को भी यहाँ पर अवार्ड मिले, कांस फिल्म में सम्मानित किया गया, तो इसीलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हुई। कौन कौन थे यहाँ ध्यान से सुन लेना, और वही सारी चीजें आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे अगर एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जो कांस होता है एक तो फ्रांस में, देखिए फ्रांस में आयोजित होता है, ये फ्रांस का फिल्म महोत्सव है। लेकिन यहाँ पूरे विश्व से महत्वपूर्ण जो फिल्में होती हैं या निर्देशक होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। जैसे ऑस्कर है, ऑस्कर आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में है, उसी तरीके से जो कांस फिल्म महोत्सव है ये आपका फ्रांस में कांस में होता है, ठीक है। अब देखते हैं, समझते हैं इसमें भारतीयों का कौन कौन सी भारतीय फिल्म थी जिनका बोलबाला रहा। तो यहाँ ध्यान रखना 2 भारतीय फिल्में रही,
दो भारतीय फिल्मों का प्रमुख रूप से बोलबाला रहता है जिनके डायरेक्टर को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। कौन कौन सा, पहले तो यह समझो, एक तो फिल्म रही आपकी यहां पर किसकी, पायल कपाड़िया की, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, पहली फिल्म कौन सी है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और दूसरी जो फिल्म रही, दूसरी फिल्म थी सनफ्लावर आर द फर्स्ट वंस टू नो, ये दी हुई है सनफ्लावर आर द फर्स्ट वंस टू नो। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले कांस फिल्म महोत्सव को कि क्या क्या जरूरी है आपके लिए याद रखना। यहां आपके लिए जरूरी है ये याद रखना कि इसका जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है पाम डी ओर। क्या होता है, पाम डी ओर। जैसे अपने यहाँ पर फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड होता है, बेस्ट फिल्म का ही नाम है पाम डी ओर। ठीक है, ध्यान रखना, बेस्ट फिल्म का ही नाम है पाम डी ओर। तो ये अवार्ड जो है सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। दूसरा सर्वोच्च जो पुरस्कार माना जाता है वो ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार होता है। ये ऐसे समझ लो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है ना, वर्ल्ड वाइड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जो है इसे माना जाता है दूसरा सर्वोच्च। और बेस्ट फिल्म जिसे बोलते हैं पाम डी ओर, ये होता है बेस्ट मूवी का अवार्ड। ठीक, तो अब इन दोनों में ही देखते हैं भारत कहां पर है, एग्जिस्ट करता है, कि यहां पर कहीं भारत था ना, तो बोले इसीलिए तो मजेदार बात है क्योंकि हमारा भारत जो है, एक तो जो पाम डी ओर है 30 सालों के बाद ऐसा हुआ है जब इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए हैं। हम जीते नहीं है, ध्यान रखना, हम पाम डी ओर पुरस्कार जीते नहीं है। लेकिन जो पायल कपाड़िया डायरेक्टर हैं, इनकी मूवी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ठीक है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, यह जो फिल्म है यह नॉमिनेट की गई थी बेस्ट फिल्म के लिए, पाम डी ओर के लिए, कांसे में। अब बताइए, आपका अगर नॉमिनेशन ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, विनर रहे या रनर रहे वो तो अलग बात होती है। ठीक है, विनर कौन सी मूवी रही है, विनर रही है एनोरा मूवी। ठीक है, ध्यान रखना, एनोरा मूवी विनर रही, लेकिन नॉमिनेटेड रहे हम किस मूवी के लिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो पहली महत्वपूर्ण न्यूज ये हुई यहां पर भारतीय फिल्म का बोलबाला। फिर आता है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, कौन सा बताया, ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार। अब ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार देखो, बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड में भैया जीत गई पायल कपाड़िया। ठीक है, भले ही इनकी मूवी जो है रनर में रही, लेकिन इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर जो ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड है इसमें पायल कपाड़िया जीती हैं। और ये 30 सालों बाद कोई भारतीय महिला है या भारतीय जो निर्देशक हैं जो यह पुरस्कार जीते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। तो अब बात करते हैं अगला भारतीय कौन है, तो अगले भारतीय हैं चिदानंद एस नाइक। चिदानंद एस नाइक की जो शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है सनफ्लावर्स और द फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए इन्हें ला सिनेफ जो सेक्शन में पहला पुरस्कार मिला है, ला सिनेफ सेक्शन में पहला पुरस्कार मिला है चिदानंद एस नाइक को। इनकी शॉर्ट मूवी सनफ्लावर्स आर द फर्स्ट वंस टू नो, इसके लिए पुरस्कृत किया गया है। दो तो व्यक्ति हो गए डायरेक्टर, कौन चुने गए, कौन कौन जीता है, पहले पायल कपाड़िया, दूसरे चिदानंद। ठीक है, दो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वो भारतीय हैं जिन्हें कांस्य फिल्म पुरस्कार दिया गया है, मतलब विजेता रहे हैं जो। फिर भैया दो व्यक्ति और हैं, हाँ बोले बिल्कुल हैं, दो कौन कौन से व्यक्ति हैं, एक तो अभिनेत्री हैं, उन अभिनेत्री का क्या नाम है, अभिनेत्री का नाम है अनुसुईया सेन गुप्ता। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस, वो भी किस कैटेगरी में, अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में, अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता, ये भी भारत से संबंधित हैं। और चौथे जो हैं भारतीय वो सिनेमेटोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर आपके संतोष शिवन हैं। संतोष शिवन को भी प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफी वाली कैटेगरी में पियरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार दिया गया है। क्या मिला है, पियरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार। तो यहाँ चार व्यक्ति आपको ध्यान रखना है, पहले आपकी पायल कपाड़िया, दूसरे चिदानंद हैं, तीसरी अनुसुईया हैं, चौथे आपके संतोष शिवन है। ठीक, चार लोग हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं कांस फिल्म महोत्सव में। इन्हीं चारों से अगर प्रश्न बनाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, और बहुत ज्यादा पाम डी ओर से बनाएगा कि भैया जो पाम डी ओर में जीती एनोरा मूवी जो है, यह जो है पाम डी ओर का पुरस्कार जीती है, बस इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं इससे। अब आते हैं ऑस्कर पर। देखो जो 96 इस बार का ऑस्कर हुआ, इस ऑस्कर में जरूरी ये है जानना कि बोलबाला रहा एक फिल्म का, ओपेनहाइमर का। ठीक, दो फिल्म रही बहुत महत्वपूर्ण रही, एक ओपेनहाइमर का और दूसरा भैया पुअर थिंग्स का। दो फिल्मों का बोलबाला रहता है, एक फिल्म जहां 7 ऑस्कर जीतती है, दूसरी जो पुअर थिंग्स है यह फिल्म 4 ऑस्कर जीतती है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ओपेनहाइमर, और ओपेनहाइमर अगर नहीं देखी है तो देख कर आना, बढ़िया मूवी है। ठीक, अब 7 ऑस्कर जीतती है और यह मूवी जो है क्रिस्टोफर नॉलन की है। तो बोले बेस्ट मूवी का अवार्ड कौन ले जा रहा है, बोले बेस्ट मूवी का अवार्ड भी ओपेनहाइमर। बेस्ट डायरेक्टर का, बोले इसी के जो डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर के वही ले जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, क्रिस्टोफर नॉलन। बोले बेस्ट एक्टर का, बोले बेस्ट एक्टर का भी इसी के मूवी के जो एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, किलियन मर्फी। तो किलियन मर्फी, यानी कि बेस्ट मूवी भी गई, बेस्ट डायरेक्टर भी गया, बेस्ट एक्टर भी गया, बचा एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है एम्मा स्टोन को मिलता है पुअर थिंग्स मूवी के लिए।
4 महत्वपूर्ण अवार्ड हैं ऑस्कर के, ये जरूर याद कर लेना। अब भैया ओपेनहाइमर इसलिए हर जगह दिख रहा है क्योंकि 7 इसने ऑस्कर जीते हुए हैं, तो हर जगह दिखाई देगा। और पुअर थिंग्स ने भी इसके बाद देखिए 4 अवार्ड जीते हैं ऑस्कर के, तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है पुअर थिंग्स से ही आती है, एम्मा स्टोन। ठीक, आगे बढ़े। आगे जो न्यूज है अगली नेल्सन मंडेला को लेकर, नेल्सन मंडेला अवार्ड है। अब नेल्सन मंडेला तो आपको पता ही होगा, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। अब ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे वहां के, लेकिन यहाँ बात है नेल्सन मंडेला अवार्ड की। तो नेल्सन मंडेला जो अवार्ड है ये 2 संस्थाओं को, सॉरी एक संस्था भारत की और दूसरा किसी व्यक्ति को मिला हुआ है। तो पहली जो भारत की संस्था है निम्हांस, जिनको इसका शॉर्ट में एब्रिविएशन है निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक, इस इंस्टीट्यूट को मिला है। इनके साथ में बोंटल मबोंगवे, क्या नाम है, बोंटल मबोंगवे नाम है इनका, जो बोत्सवाना के हैं, तंबाकू निषेध तंत्र के संस्थापक भी रहे हैं। अब समझते हैं इसको याद रखना कैसे आसान है। देखो बहुत आसान है। नेल्सन मंडेला अवार्ड किसे मिला है, बस ऐसे याद रखना, मेंटल और बोंटल। ठीक, दोनों देखो राइम एक जैसे हैं, मेंटल और बोंटल। मेंटल हेल्थ का जो आपका इंस्टीट्यूट है उसे, और बोंटल इनका नाम ही है, बोंटल बोंगवे, एक जैसा देखो राइम दे रहे हैं दोनों, मेंटल बोंटल, तो याद हो गया। नेल्सन मंडेला अवार्ड पूछेगा आपसे किसको मिला, बोलना मेंटल और बोंटल को। ठीक है, तो मेंटल से आपको याद आएगा मेंटल इंस्टीट्यूट जो है भारत की निम्हांस, उसे मिला हुआ है, और बोंटल से आपको नाम याद आ जाएगा बोत्सवाना के जो व्यक्ति हैं, क्या नाम है उनका, बोंटल। अब जॉन डॉक्स अवार्ड जो है गगनदीप कौंग को, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसको ज्यादा नहीं वहां समय देना है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड, देखो ग्लोबल मीडिया के अंतर्गत कोई भारतीय अगर एआई एंकर है उसे पुरस्कृत किया जा रहा है, पुरस्कार किया जा रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एआई एंकर जो है आपकी एंकर सना देखो इंडिया टुडे की पहली एआई एंकर रही थी, इन्हें पुरस्कृत किया गया है ग्लोबल मीडिया अवार्ड से। अब गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते हैं जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप। देखो जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम जो लीडरशिप है ये इन स्पेस को दिया गया। इन स्पेस क्या है, बेसिकली इन स्पेस देखो भारत में हमने पीछे भी पढ़ा था कि भारतीय जो अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर देखो इसरो पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। साथ ही साथ रेवेन्यू को लेकर के बात की जाए सरकार के पास, तो एक रेवेन्यू की बड़े स्तर पर, साथ ही इसके बर्डन को कैसे कम किया जाए, है ना, तो इसके लिए निजी क्षेत्र की आवश्यकता है, निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जैसे अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। तो इसी संदर्भ में प्रयास किया गया इन स्पेस। इन स्पेस क्या है, जो आपका इंडियन नेशनल स्पेस है ना प्रमोशन, जो आपका सर्टिफिकेट, जो आपका प्रमोशन एंड ऑथराइज सेंटर है ये, ठीक है, इन स्पेस। तो ये इन स्पेस जो है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, इन प्राइवेट सेक्टर्स को आकर्षित करता है कि इसे आप उद्योग के तरीके से देखिए, और यहां भी आप यदि निवेश करेंगे तो आपको बेहतर प्रॉफिट मिल सकता है, और यह प्रॉफिटेबल ही ये आपका इंडस्ट्री है। तो यह बेहतर तरीके से यहाँ निवेश प्राप्त होगा तो और ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी। तो उस संदर्भ में ही इन स्पेस ने काफी बेहतर ढंग से काम किया है, इसलिए इसे जियो स्पेशियल जो वर्ल्ड फोरम लीडरशिप का अवार्ड भी दिया गया है। अब जियो स्पेस में क्या करना है आपको, देखो जियो स्पेस लिखना है, जियो को हटाओ और इन लिखो, तो यही इसका इसी संस्था को, इसी सेंटर को पुरस्कृत कर दिया गया है। जियो स्पेस के लिए इन स्पेस को पुरस्कृत कर दिया गया है, ठीक है, ये फोरम लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। चंद्रयान 3 को लेकर के देखो, इसकी जो टीम थी चंद्रयान 3 हमने देख लिया, पहले समझ लिया इसको अच्छे से। इसके लिए जॉन एल जो जैक स्विगर्ड जूनियर अवार्ड मिला है, पूरी चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है ये अवार्ड। ठीक, अब ये चंद्रयान 3 थोड़ा महत्वपूर्ण है, जरूर पढ़ लेना इसके बारे में, क्योंकि हमने दक्षिणी पोल पर चंद्रमा के पहला देश बना है सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। बस इसकी डेट याद रखना, जो लॉन्च डेट थी वह थी 14 जुलाई, और जब यह सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ये तो सभी को याद होगी 23 अगस्त। ये महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसी 23 अगस्त से हम नेशनल स्पेस डे भी मनाने लगे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, जो एक फोटो आपने देखी होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का इसे अवार्ड भी दिया गया था। यह फोटो थी जो गाजा पट्टी के आसपास देखिए हिंसा हो रही है, वहां पर एक 5 साल की भतीजी थी, इसके शव को गोद में लिए हुए एक फिलिस्तीनी महिला बैठी हुई है। काफी संजीदा चित्र है, आप देखना इसको जाकर के, है ना, मार्मिक चित्र है ये। तो इसको क्या है, बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ, इसके बाद इसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से पुरस्कृत भी किया गया, ठीक है, घोषित किया गया। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है विनोद जो है गनात्रा को दिया गया है। गुजरात के ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, बच्चों को लेकर के कंटेंट ये ज्यादातर बनाते हैं, जो भी फिल्में बनाते हैं बच्चों के सिनेमा में काफी उल्लेखनीय योगदान है इनका, विनोद गनात्रा का। फिर विश्व खेल पुरस्कार देखते हैं, तो विश्व खेल पुरस्कार है ये नोवाक जोकोविच को, देखो जो विश्व खेल पुरस्कार है लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, तो ये नोवाक जोकोविच को दिया गया है। और नोवाक जोकोविच के बारे में सभी जानते होंगे, ये सर्बिया से आते हैं, इनका देश भी सभी को पता होना चाहिए।
सर्बिया से आते हैं और किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से संबंधित हैं, है ना, बच्चे को पता रहता है। लेकिन अब पुरुष वाले वर्ग का तो सभी को याद रहता है। एग्जामिनर क्वेश्चन अगर फंसाएगा तो महिला वाले से फंसाएगा। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन चुनी गई हैं? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी तो सब बता दोगे, नोवाक जोकोविच हैं और इनका खेल है टेनिस। महिला खिलाड़ी चुनी गई है भैया एताना बोनवती, और किस देश से आती है? स्पेन से। और ये जो विश्व खेल पुरस्कार है ये स्पेन में ही हो रहा है, ठीक है, स्पेन में इसका आयोजन हो रहा है। तो इसको याद करने का बहुत मस्त तरीका है, देखो एकदम आसानी से याद होगा। कैसे? अब खेल से संबंधित पुरस्कार आप देख रहे हो और खेल में भी बात कर रहे हो बेस्ट महिला की, है ना, बेस्ट महिला प्लेयर की। तो सर्वश्रेष्ठ महिला, बोले महिला अगर खेल खेलेगी, महिला अगर खेलने जाएगी तो उसको क्या होगा? सब ताना देंगे कि नहीं देंगे? हैं, सब ताना देंगे? बोले हाँ देंगे। तो महिला को क्या होगा? महिला को पेन होगा। होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ होगा। तो सारे नाम याद हो गए। ये कहानी इसीलिए बताई गई। जैसे जो महिला बेस्ट प्लेयर मिला है वो ताना, ताना से याद हुआ एताना। नाम क्या है उस महिला का? एताना। और पेन होगा तो पेन से याद किया हमने उसके देश का नाम स्पेन। क्या नाम है? स्पेन उसके देश का नाम है। तो इसीलिए जो खेल पुरस्कार है, खेल पुरस्कार में बेस्ट अगर प्लेयर पूछा जाए वुमेन कैटेगरी में किसको मिला है तो एताना को मिला है, और देश है उसका स्पेन। और आपको क्लियर हुआ, बेस्ट जो आपका प्लेयर है मेल का, ये तो आसान है याद रखना, नोवाक जोकोविच को, सर्बिया से आते हैं ये, ठीक है। और खेल इनका टेनिस है, ठीक। और इनका खेल जो है ये फुटबॉल है, फुटबॉल खेलती हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं तो महाराष्ट्र के किसान हैं सिद्धेश, जिन्हें आपका भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है। जो आपका यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, तो यह है जो यूनाइटेड नेशन का जो कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ता है, इसके द्वारा ही लैंड हीरो के रूप में मान्यता दी गई है। किसे? जो भारत में भी महाराष्ट्र से आते हैं किसान सिद्धेश, तो भारत देश से सिद्धेश, ऐसे याद रखना, भारत देश से सिद्धेश को ही भूमि नायक के रूप में नामित किया गया है। शशि थरूर को जो है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। और फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है इसका नाम, इसको बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। अब शशि का मतलब क्या होता है? देखो आसान है याद रखना कैसे। शशि का मतलब होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा शशि कब निकलता है? बोले शशि जो है नाइट में निकलता है, तो इसीलिए पुरस्कार का क्या नाम है? नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, ठीक है। तो शशि को जो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। फिर ग्रैमी अवार्ड पर आते हैं। अब देखो यार, जो ग्रैमी अवार्ड है, जैसे हमने वहां पढ़ा ना ऑस्कर पढ़ा, कांस पढ़ा, वैसे ही जो ग्रैमी है ना, म्यूजिक के दृष्टिकोण से एक तरीके से समझ लो म्यूजिक का ऑस्कर बोला जाता है इसको, है ना, संगीत के क्षेत्र का ऑस्कर अवार्ड है ये ग्रैमी अवार्ड। अब ग्रैमी अवार्ड हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है जानना, चूंकि यहाँ कुछ भारतीयों की धूम रही है ना, भारतीयों के संगीत की धूम रही। तो कौन कौन से भारतीयों के संगीत की? एक तो महत्वपूर्ण बैंड है आपका शक्ति बैंड। क्या नाम है उसका भैया? शक्ति बैंड, ध्यान रखना। शक्ति बैंड के द्वारा ही दिस मूवमेंट एल्बम निकाला गया, और जाना इसको गूगल करना, क्या नाम है? दिस मूवमेंट एल्बम। और इस शक्ति बैंड से जुड़े हुए व्यक्ति थे कौन कौन? एक तो शंकर महादेवन और दूसरे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन वही तबला वादक, हालांकि और लोग भी जुड़े थे, उनके भी नाम देखो यहाँ पर दिए हुए हैं। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, जॉन मैकलॉगनिन, है ना, जो गिटार वादक रहे, ताल वादक जो आपके थे सेल्व गणेश, और वायलिन वादक गणेश राजगोपालन। आप अगर ज्यादा कुछ नहीं तो ये फ्यूजन बैंड का जो आपका दिस मूवमेंट नाम से एक देखिए प्रोग्राम पड़ा हुआ है, छोटा सा 5 मिनट का, सुनना मजा आ जाएगा। तो उसके बाद ये नाम भी याद हो जाएगा, तो दिस मूवमेंट आपको एल्बम याद आ जाएगा, और बैंड का क्या नाम है? शक्ति बैंड। और शंकर महादेवन तो आप सभी ने शंकर महादेवन के संगीत तो सुने ही होंगे। तो इनका बोलबाला रहा, ग्रैमी अवार्ड जीता इन्होंने, काफी पॉपुलर वीडियोस ये रहा है, काफी पॉपुलर और काफी ज्यादा गर्व की बात भी रही हमारे लिए जब ग्रैमी भारत आया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जो जाकिर हुसैन तबला वादक थे, इन्होंने अन्य कैटेगरी में भी देखो ग्रैमी जीता। कहां पर? एक तो पास्तों के लिए, इन्हें पास्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति का अवार्ड दिया गया, और एज वी स्पीक के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये देखो महत्वपूर्ण है। जाकिर हुसैन ने यहां पर तो जीता ही शक्ति बैंड के लिए, इसके अलावा भी जाकिर हुसैन को पुरस्कृत किया गया। फिर बात करते हैं एक व्यक्ति और, जो आपके राकेश चौरसिया। राकेश चौरसिया नाम नहीं जानते हो तो हरिप्रसाद चौरसिया को खूब पढ़ते होगे, जो बांसुरी वादक रहे हैं, और इन्हीं के भतीजे हैं जो है राकेश चौरसिया, ठीक है। राकेश चौरसिया ने भी ग्रैमी अवार्ड जीता है, लेकिन इन्होंने जो अमेरिकी बेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर के साथ में पास्तो और एज वी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी जीते हुए हैं। तो ये भारतीय रहे जिनका धमाधम बोलबाला रहा। कौन कौन? एक तो राकेश चौरसिया, दूसरा जाकिर हुसैन, फिर शंकर महादेवन, और इससे बैंड से जुड़े हुए और भी व्यक्ति जो हैं इनका, है ना। क्योंकि इस एल्बम को, और किस कैटेगरी में? देखो इस एल्बम को म्यूजिक, ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी में यह जो दिस मूवमेंट है एल्बम, इसे जो है ग्रैमी अवार्ड मिला हुआ है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण, भारतीयों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, गर्व की बात थी, प्राउड मूवमेंट था, इसीलिए ग्रैमी अवार्ड से भी प्रश्न आपके निश्चित बात है बनेगा। फिर ग्रैमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो कि एल्बम ऑफ द ईयर कौन चुना गया।
रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट सॉन्ग, तीन बस महत्वपूर्ण चीजें हैं, तीन चीजों को आप समझ लो। और उसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं भारत से जो संबंधित हैं, जैसे म्यूजिक, जो आपका म्यूजिक एल्बम है, म्यूजिक कैटेगरी में जो एल्बम बेस्ट एल्बम का अवार्ड दिया गया है वो हमने देख लिया, दिस मूवमेंट है अपना भारतीय है, ठीक है। उसके अलावा राकेश चौरसिया को जो दिया गया वो समझ लिया हमने, है ना, पास्तो के लिए। अब यहाँ पर जो बेस्ट अवार्ड होते हैं ग्रैमी के, ये होते हैं एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट सॉन्ग, ठीक। तो एल्बम ऑफ द ईयर जो है मिडनाइट है, टेलर स्विफ्ट का जो एल्बम है मिडनाइट, इसे पुरस्कृत किया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स माइली साइरस, फ्लावर्स माइली साइरस को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। और बेस्ट सॉन्ग जो है व्हाट वाज आई मेड फॉर, है ना, इसको क्या कहा, एक सेकंड, व्हाट वाज आई मेड फॉर बार्बी, इसे दिया गया है बेस्ट सॉन्ग का, और ये गाया है बेली एलिस ने, ठीक। ये सॉन्ग जाना सुनना जाकर के, अगर इंग्लिश सॉन्ग सुनते हो, बढ़िया सॉन्ग है। तो ये जो है आपके ग्रैमी अवार्ड्स हो गए। तो ग्रैमी अवार्ड्स हमने देख लिए और सारे महत्वपूर्ण नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। 1 घंटे का ये वीडियो बन गया, चूंकि यहाँ आज कोशिश थी कि जो घटना सार का पार्ट ये अवार्ड्स वाला बचा है इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं पीटी को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के। हमने देखो करंट अफेयर्स का पार्ट यहाँ कर लिया है, इसके बाद जो मंथली मैगजीन्स आती रहेगी उसको कवर करते चलेंगे। लेकिन इसके साथ जो कुछ स्टैटिक पोर्शन होते हैं, स्टैटिक पोर्शन में जैसे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जहां से प्रश्न जो है मैक्सिमम आते हैं, आउटपुट वहां से ज्यादा मिलेगा। तो मेहनत भी क्यों ना हमें वहीं पर ज्यादा करनी चाहिए। जब हमारे पास 75 से 80 दिन हो तो हम वो दिन वहां क्यों लगाएं जहां से क्वेश्चन हमें बहुत कम मिलेंगे, वो हम टाइम वहां ज्यादा लगाएंगे ना जहां से हमें क्वेश्चन का आउटपुट ज्यादा मिलेगा। तो आगे हम 55-60 दिन का एक प्लान बनाते हैं, उस प्लान में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सही किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के जल्दी ही आपके साथ हम लोग प्लान डिस्कस करेंगे और वो पूरी चर्चा कर दी जाएगी। और प्रॉपर आगे 55 से 60 दिन लगेंगे यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए, ताकि प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। और प्रीलिम्स क्योंकि वो होना बहुत जरूरी है, मेंस के लिए काफी हद तक हमने अपने आप को तैयार कर लिया अभी तक, है ना, इतने दिन तक जो लगे रहे होंगे साथ में। अब आगे अब आता है प्रीलिम्स का नंबर। अब भाई आगे 2.5-3 महीने जो बचे हुए हैं, यहाँ हम प्री को बढ़िया से टारगेट करते हुए चलेंगे। और प्री में भी वही एक वैज्ञानिक थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच के साथ में अपना प्लान बनाना है कि जो सब्जेक्ट्स जरूरी हैं, जो सब्जेक्ट्स ज्यादा नंबर देते हैं, ज्यादा गेन करते हैं ना नंबर, जहां से हम कर सकते हैं वो सब्जेक्ट उठा करके पढ़ना है। और फिर आप देखो ये पूरा घटनासार कंप्लीट हुआ, काफी थोड़ा सा टाइम भी लग गया। और ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से, देखो ये सोचा था कि उत्तराखंड के पहले 2-3 वीडियो जो महत्वपूर्ण है ना, बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, वो कवर करेंगे। ये समसामयिकी वाला पार्ट नहीं सोचा था कि इसको अच्छे से कवर कर लेंगे इतना। और काफी अच्छे से हो गया, आप लोगों का भी मतलब सपोर्ट रहा काफी, तो उस कारण ही ये डेली टू डेली कर सके। तो आप लोग अब फीडबैक देना कम से कम कि कैसा रहा, है ना, मजा आया कि नहीं आया, थोड़ा सा आसान हुआ कि नहीं घटना सर। बाकी आप अपने स्तर से तो पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ वीडियोस वगैरह के माध्यम से कुछ आसान बना पाया कि नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो फिर वीडियो को खत्म करते हैं, जल्दी आगे कोई अपडेट होगा तो फिर सूचित कर दिया जाएगा, ठीक। धन्यवाद।